युद्ध विराम से जुड़ी बड़ी खबर। ईरान ने सीजफायर से मना किया, अस्थायी सीजफायर से इनकार किया है। तो युद्ध विराम से जुड़ी एक और ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, ईरान ने सीजफायर से मना कर दिया है, अस्थायी सीजफायर से इनकार किया है। यानी कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं और भी भीषण हमले करने को लेकर, और धमकियों से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। और चलिए, ये वॉर कब जाकर रुकेगी और अमेरिका की तरफ से जो कहा गया है कि और भी भीषण ईरान पर हमले किए जाएंगे, उन दावों में कितनी सच्चाई है और ईरान अभी फिलहाल किस स्थिति में है। चूंकि 38 से 39 दिन हो चुके हैं इस वॉर को शुरू हुए, ईरान भी अपने अधिकतर हथियार को इस्तेमाल कर चुका है और ऐसे में ये वॉर अभी और कितना लंबा खिंच सकती है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अजिताभ, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विंग कमांडर आलोक साहे हमारे साथ जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अजिताभ सर आपसे, चूंकि अमेरिका की तरफ से धमकियां तो रोज दी जा रही हैं, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी थी वो थोड़ी अलग कहेंगे उससे, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी सभ्यता को वो खत्म कर देंगे एक रात में, वो धमकी कितनी खतरनाक मानी जाए पूरे विश्व के लिए, ईरान के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए? देखिए, निश्चित रूप से ये धमकी बहुत ही खतरनाक है पूरे विश्व से। अगर आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस में अभी लेटेस्ट जो वहां रेजोल्यूशन लाया था बहरीन ने, उस रेजोल्यूशन को भी वीटो कर दिया गया है। रूस और चीन ने दोनों उसको विरोध किया, उसका वीटो किया, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। उस रेजोल्यूशन में यही था कि हॉर्मुज को खोला जाए और उसके लिए ईरान को मनाया जाए, ईरान को मानना चाहिए, लेकिन उस पर वीटो होने से और उसमें पाकिस्तान एब्सटेन किया है। वीटो में यही बात ईरान ने बार बार कही है कि भाई हम वहां पे अस्थायी सीजफायर, जैसा आपने दिखाया, अस्थायी सीजफायर को नहीं मानते। हमें एक गारंटीड सीजफायर की नहीं बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं परमानेंट होना चाहिए बंद, और इसकी गारंटी भी मिलनी चाहिए, जिसके लिए ऑब्वियसली अमेरिका तैयार नहीं है। इस बीच वर्ल्ड के मैक्सिमम, जो कह लीजिए यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है, जितने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत सारे अमेरिका के प्रबुद्ध लोगों ने भी ऐसा कहा है कि अमेरिका को ये वॉर अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वॉर क्राइम्स में आएगा, युद्ध अपराध के तहत आएगा। जिस तरह की धमकी ट्रंप दे रहे हैं बार बार ईरान को, किसी भी तरह से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, और मुझे लगता है सुबह जो उम्मीद की सुबह मैं लेके चल रहा हूं, अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप की अड़ियल रवैये की वजह से लग रहा है, जिस तरह से वहां पे जमावड़ा हो रहा है सैनिकों का, और जिस तरह की पूरी तैयारी दिख रही है यूएस की तरफ से, उसमें तो लग रहा है कि कुछ होने वाला है। आलोक से आए सर, ईरान के द्वारा जो आम नागरिकों को ढाल बनाया जा रहा है इस समय, ईरान की तरफ से वहां के आम नागरिकों से अपील की गई है, जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और कंपनियां हैं, वहां पर आप लोग जाइए, ह्यूमन चेन बनाइए, ताकि वहां पर अमेरिका कोई भी अटैक ना कर पाए। ईरान क्या वाकई में अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है और अमेरिकी हमलों का जवाब देने में सक्षम नहीं रह गया है, इसीलिए वहां पर आम नागरिकों को अब ढाल बनाया जा रहा है? बिल्कुल धीरेन्द्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये जो दम भर रहे थे कि 6 लाख हमारे पास आईआरजीसी की फौज है और 1 करोड़ लोग हम भर्ती कर सकते हैं, जान देने के लिए तैयार हैं, वो कहाँ है लोग? नागरिकों को आप ढाल बना रहे हैं, ये पुरानी इनकी नीति है। मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटल्स के नीचे, मस्जिदों के नीचे, डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के नीचे, स्कूल्स के नीचे बंकर्स बना करके अपने हेडक्वार्टर बनाना, ये इन संगठनों की आदत रही है, हमास, हिजबुल्लाह और की। और जब इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है तो ये चिल्लाते हैं, मानवाधिकारों के पास, संगठनों के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए हमारे इतने नागरिक मारे गए, इन्होंने हॉस्पिटल पे आक्रमण किया, इन्होंने स्कूल पे आक्रमण किया, इन्होंने रिलीजियस और एस्टेब्लिशमेंट पे आक्रमण किया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने जिस तरह से आह्वान दिया है लोगों को पुलों पे आने के लिए और रास्तों पे आने के लिए और संयंत्रों के पास जमा होने के लिए, ये उसकी कमजोरी झलकाता है। उसकी कमजोरी वहां भी झलक गई थी जब वो अपने पायलट को उठा करके ले गया रात भर के और सुबह तक के ऑपरेशन में, और 300 किलोमीटर अंदर बॉर्डर के
आपके पहाड़ियों में, आपके क्षेत्र के अंदर में दूसरी फौज जा करके और रात भर के ऑपरेशन कर करके और फिर दिन दहाड़े उसको उठा करके ले आए, तो ये तो निश्चित रूप से उनकी कमजोरी है। उनकी ताकत बस यही है अच्छा, कि वो मिसाइल लॉन्च करते आलोक रहेंगे। सर, एक बात और समझ में आती, जैसे आपने हमास और हिजबुल्लाह का जिक्र किया, ये वॉर स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं वहीं से लेकर आई गई है, और इससे एक बात और साफ होती है कि ईरान में अभी जो फैसले लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं IRGC फैसला ले रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि जो मुस्तफा खामनेई हैं वो इस वक्त बेहोश हैं, कोमा की स्थिति में, कोई फैसले ले नहीं पा रहे हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की बात करें, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये वॉर स्ट्रेटेजी जिस तरह की बनाई जा रही है, ह्यूमन चेन बनाई जा रही है ताकि अमेरिका वहां पर अटैक न करे, कहीं ना कहीं ये साफ इशारा कर रही है कि फिलहाल ईरान की पूरी कमान इस वक्त IRGC के कंट्रोल में है। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अभी ईरान में कौन सत्ता चला रहा है, कौन निर्णय ले रहा है, किसी को कुछ पता है? नहीं। पेजेश्कियन ने जो मारे गए उनके इंटेलिजेंस चीफ, उसकी नियुक्ति के लिए जारी किया कि फलाना आदमी होगा। IRGC ने मना कर दिया। IRGC ने उनको टोटल बैन कर दिया कि आप किसी की भी नियुक्ति नहीं करेंगे, जो नियुक्ति करेगा वो IRGC करेगा। तो सारे निर्णय तो IRGC ले रहा है, और IRGC का कौन कमांडर ले रहा है किसी को पता नहीं है। तो इस समय टोटल कैओटिक सिचुएशन है ईरान में, और ईरान के निर्णय वहां के एक ऐसे लोग ले रहे हैं जो ईरान को गर्त में लेके चले जाएंगे, मैं बता रहा हूं अभी से। और इसमें आप देखिए कि जिस तरह से, एक और बात मैं बताऊं कि जिस तरह से पुलों पर और रेलवे लाइन पर आक्रमण हो रहा है, ये धीरेन्द्र जी मुझे साफ इंडिकेशन लग रहा है कि इस तरह के आक्रमण तब होते हैं जब कोई विरोधी शक्ति ये चाहती है कि उनके आर्म्ड फोर्सेस के मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, और ये तब होता है जब ग्राउंड ऑपरेशन करना होता है। तो मुझे ऐसी भी आशंका लग रही है, हो सकता है ईरान में कोई ग्राउंड ऑपरेशन किसी लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाए, क्योंकि रेलवे लाइन तोड़ना और रोड तोड़ना इस तरह से प्रायोरिटी पे और इतने बड़े स्केल पे, ये शायद इस तरफ इंगित कर रहा है कि कोई ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है वहां पे। मैं ऐसी आशंका बता रहा हूं। तो अभी जो हालात है धीरेन्द्र जी, बहुत ही बुरी हालात है, और इस हालात के लिए सिर्फ अमेरिका जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए ईरान भी जिम्मेवार है। क्योंकि यही ईरानी लोग हैं जिस समय 2023 में जब हमास ने आक्रमण किया था, 1,500 लोगों का कत्लेआम किया गया था, जिसमें सिविलियन मासूम बच्चे और औरतें भी थी, बूढ़े भी थे, और 250 लोगों को जब ये वहां से अपहरण करके लाए थे, लड़कियों को ट्रॉफी जैसा किडनैप करके उठा करके लाए थे, वो इतना विभत्स वीडियो था, और उस पर जश्न मनाया गया। इसी गाजा में और इसी तेहरान में लोगों पे ने आके सार्वजनिक रूप से वीडियो है रोड पर जश्न मनाते हुए। तो आप जैसा बोगे वैसा आपको काटना पड़ेगा। आज सिर्फ अमेरिका इसका दोषी नहीं है, इस हालात के लिए ईरान भी दोषी है। हमास किसका संगठन है, किसने खड़ा किया है, किसके लिए हमास लड़ता है, हिजबुल्लाह किसके लिए लड़ता है, ये सब जानते हैं। तो ईरान इसके लिए जिम्मेवार है, और ईरान ने जिस तरह से तैयारी की थी, मिडिल ईस्ट के सारे देशों को खतरा लग रहा था, इजराइल को अपने एग्जिस्टेंस का खतरा लग रहा था, तो क्यों नहीं वो आक्रमण करेगा आपके ऊपर में, जब वो जानता है कि आप एटम बम बनाने की स्थिति में हो। आपने 60% संवर्धन यूरेनियम का क्यों किया अगर आपको एटम बम बनाना नहीं था तो? 60% संवर्धन की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पीसफुल पर्पस के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करना है तो 30 से 40% काफी है। और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ 60% हमने किया है, हम इसको अभी रोक देंगे। जब वार्ता हो रही थी तो आप जब बोल दिए कि हम रोक देंगे, इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि 60% संवर्धन आपने किया है। तो क्यों किया है? आप अगर ऐसा एक रोक कंट्री जहां के लोग फंडामेंटलिस्ट, वहां के शासन फंडामेंटलिस्ट के हाथ में हो, जो इस तरह से आत्मघाती विचारधारा रखते हो, उनके हाथ में अगर एटम बम मिलेगा तो आसपास के देश को निश्चित रूप से खतरा महसूस होगा। बिल्कुल, एक तरह से धीरेन्द्र जी